मेरा नाम रिया है। मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे भैया भाभी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं अपने भाई से उम्र में बहुत छोटी थी। मैं एक आम सी लड़की हूँ जिसका दिल दौलत शोहरत होते हुए भी एक आम सा दिल है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो दूसरों पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। यह कहानी मेरे घर की नौकरानी पर है जो हमारे घर में काम किया करती थी। हमारे घर की 16 साल की उम्र की नौकरानी हर एक साल बाद बच्चे को जन्म देती थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह तो अभी तक कुंवारी थी। जब मेरी भाभी उससे पूछते कि बताओ यह पाप किसने किया है और यह पाप किसके नाम का है, तो वह नौकरानी रोते हुए मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाती थी। और जब भाई से मेरी भाभी पूछती तो कहते कि यह सब कुछ झूठ बोल रही है, और इस नौकरानी को बहुत डांट भी लगाते थे कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहती कि साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्ज़ाम ही लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो मेरी भाभी उसे धक्के देकर घर से निकाल दी, क्योंकि वो फिर से भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं नौकरानी के घर चली गई। नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई, जिसमें डॉक्टर ने पुलिस को बुलवाया। मेरा नाम रिया है। मैं आज जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी, जिसका नाम मीठी था, मीठी की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरी भाभी उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। भाभी माँ किसी मजबूर पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती थी? यह कौन सी गलत है और कहाँ का इंसाफ है? मैंने अपनी भाभी को घूरते हुए उनसे सवाल कर डाले। वो चीखने चिल्लाने लगी कि बस अब बहुत हो गया। मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही अपने घर में अब एक दिन भी इसे रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही पार कर दी। इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मिलाने का सोच लिया है। कम वक्त यह तो बिल्कुल भूल बैठी है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। जा निकल जा यहाँ से, इस घर से और हमारी ज़िंदगी से। उसे भी भाभी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा भाभी, आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने तो वह कहने लगी, रिया तू नहीं जानती है इन लोगों को कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर पर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर उस लड़की का गुनाह क्या था। मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। मैंने छुपकर भाभी और घर के बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वह किसी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? इस वक्त भी भाभी मुझे उस बात की भनक तक लगने नहीं देती थी, और आज भी भाभी का बर्ताव वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लग गई थी। वो मासूम लड़की मीठी ऐसा भी क्या कर सकती है? मुझे अपने घर के और बाकी नौकरानी से पूछताछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वह गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करते हैं। मैंने अगले ही दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो नौकरानी कहने लगी कि छोटी मालकिन बोलिए, क्या बात है? मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपनी भाभी जैसी खड़ूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम यह बताओ, मीठी को इस घर से क्यों निकाला गया है? नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वह नौकरानी कहने लगी, छोटी मालकिन, मिठी ने पहले ही अभी तो बच्चों को जन्म दिया है, और अब फिर से वह गर्भवती है, जबकि वह कुंवारी है। उसकी शादी नहीं हुई है। भला उसकी उम्र तो बहुत कम है, वह बहुत छोटी है, नाबालिग लड़की है, और मालकिन की घर के ही किसी नौकर के साथ मुँह काला करवा
आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। मैंने उससे कहा कि तुम जाओ और किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे मीठी के बारे में पूछा था। वह नौकरानी तो वहाँ से चली गई थी, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी थी। यह सब कैसे हो सकता है? हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 4 साल का अंतर था। वह मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया हुआ था। उन दिनों मेरे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गई थी, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वह हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्मों, सितम और व्यक्तियों के खिलाफ था। वो किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता था, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई और एक दिन जब मैंने उसे न्यूज़ चैनल पर देखा तो मैं उसे देखकर चौंक पड़ी कि यह तो वही लड़का ऋतिक है। अगली सुबह कॉलेज में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम अब न्यूज़ चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऋतिक मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। मुझे बताने लगा कि असल में वह चैनल उसके मामा का है और पहले भी वह कई बार उस चैनल पर प्रोग्राम करता रहा है। ऋतिक ज़्यादातर औरतों के साथ हुए स्वयं पर बात किया करता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ऋतिक जुल्मों सितम के खिलाफ हुए वाक्य से वास्ता वो पढ़ता रहता था। एक दिन कॉलेज से वापस घर लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में मीठी नज़र आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर उससे बातचीत तो कर लूँ। काफ़ी वक्त गुजर गया। मैंने तो उसे पलटकर देखा भी नहीं। आखिर उसके और मेरे दरमियाँ बहुत अच्छे लम्हे जो गुजारे हुए थे, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। मीठी अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी। उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में 2 चारपाई और ज़रूरत के मुताबिक कुछ थोड़े से बर्तन और कपड़े भी एक तरफ कोने में पोटली में बंधे हुए पड़े थे। लोग कैसे कैसे ज़िंदगी का गुजारा करते होंगे। इतनी गर्मी और ऊपर से वह झूलता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जो ही मेरी नज़र उस चरपाई पर पड़ी, शायद वह उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसी जा रही थी। जरा देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और मीठी उनके सेवा में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर की मालिश करती हुई नजर आती थी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी यही सच था। जो कुछ उस दिन घर में हुआ था वह सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो उस बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र मीठी के पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वह तो सच में गर्भवती थी। जब मैंने मीठी को आवाज़ दी तो उसने घबरा कर पीछे देखा और बोली, दीदी आप यहाँ मेरे घर में? मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ, मैं यहाँ नहीं आ सकती? तब वह बोली, नहीं नहीं आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? फिर मीठी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और हाथ से मुझे पंखा चलाने लगी। कहने लगी कि दीदी इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों चली आई? मुझे तो लगा आप भी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होंगी, कि आपको लगता है कि मैंने उस घर में नौकर के साथ। मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर यह क्या है? वो हंस पड़ी और बोली, हाँ यह सच है, मैंने इससे पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो शौक ही पड़ गई थी कि यह 16 साल की कुंवारी लड़की किस चक्कर में पड़ गई। मीठी कहने लगी कि आप एक बार मेरी माँ की हालत पर नज़र मारिए, क्या आपको नहीं लगता मैं मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरान थी। उसकी आधी अधूरी सी बातें न जाने वह मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ ये गुनाह किया है। मेरी आंखों में हजारों सवाल आते तो मेरी बात सुनकर बोली, हाँ हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगा था
आप मेरे दुख में शामिल होने आई हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो कहा, मीठी बात यह नहीं है, मैं यहाँ इस इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि तुम पर इल्ज़ाम लगाऊं। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही तुमको कोई दुख पहुँचाने यहाँ पर आई हूँ। इसकी हकीकत में तुमसे जानना चाहती हूँ। मीठी ने कहा कि आप जानना चाहती हैं ना, तो आप सब्र कीजिए, वक्त और हालात आपको सारी सच्चाई बता देंगे। अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी आधी अधूरी बातें मुझे बहुत परेशान में डाल रही थी। मैं चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो मैं चीख पड़ी। मीठी एकदम चक्कर खा के नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी, उधर से चिल्ला रही थी और फिर वह बेहोश हो गई। मैं भागकर उसके पास गई। मीठी, अपनी आंखें खोलो। मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल बहुत ही घबराने लगा था। मैं मीठी को अस्पताल ले जाने लगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अगर यह बात भाई और भाभी तक पहुंच गई कि मैं यहाँ आई थी, तो वह मुझे जान से ही मार देंगे। तब अचानक मुझे ऋतिक का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल मिलाई और उसे अस्पताल का पता बताया जहां मैं मीठी को ले जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उधर से ऋतिक भी आ गया। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। ऋतिक घबराते हुए पूछने लगा, क्या बात है? अचानक वो भी यहाँ इस अस्पताल में? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इसलिए उसे मुझे यहाँ लाना पड़ गया। तुम इस वक्त सब संभाल लो, बाकी मैं तुम्हें बाद में शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता दूंगी। हम दोनों ने ही एक डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि मीठी की हालत बहुत ही नाजुक है और कोई भी डॉक्टर उसका केस लेने को तैयार नहीं था। ऋतिक ने वहाँ पर मौजूद अपनी जान पहचान के डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ तसल्ली हुई और उसने फ़ौरन ही उस डॉक्टर से बात की। उसने बहुत मुश्किल से यह केस लिया था। हमें डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें फ़ौरन ही उसका ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और ऋतिक तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त ही ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, इस लड़की का पति कहाँ है जो इन पेपर पर साइन करेगा? वो फिर से चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त ऋतिक ने बिना सोचे समझे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं था। हमें उस वक्त सिर्फ मीठी की जान बचानी थी। मीठी ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चे को जन्म दिया था और इस बार भी मीठी ने अपनी जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर मीठी की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह बेचारी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इस दौरान मैंने ऋतिक को सारी बात बता दी। सालों पहले उस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वह बीमार रहने लगी। तभी वह अपनी बेटी मीठी को काम के लिए हमारे घर पर ले आई थी। भैया और भाभी भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए। मेरी और मीठी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही मिलकर हंसी खुशी से रहते थे और मैं कभी कभी रात को उसे अपने घर पे भी रोक लिया करती थी। मुझे बेहद अच्छी लगती थी। और फिर वह 16 साल की हुई और मैं 19 साल की हो गई थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मीठी से मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी भाभी का रवैया मीठी से बदल गया था। अब वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर अपनी माँ की बीमारी के बाद मीठी उनकी जगह हमारे घर में ही काम करती थी,
क्योंकि भैया ने उसे इजाज़त दे दी थी। भाभी खामोश थी, मगर वह मुझे भी बार बार मीठी से दूरी बनाकर रखने को कहती थी। और फिर मीठी ने कुछ ऐसे काम किए कि सब कुछ बदल गया। वह बिना पति के ही गर्भवती हो गई थी। भाभी ने उसे बदकिरदार कहा और उसे घर से निकालने लगी थी, मगर फिर मीठी के माफ़ी मांगने पर भाभी ने उसे दोबारा काम पर रख लिया था। भाभी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। भाभी का रवैया अब मीठी के साथ बहुत बुरा हो गया था। मगर फिर से 1 साल के बाद जब मीठी को धक्के मारकर भाभी ने घर से निकाला था, तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। मगर हैरत की बात थी कि मैंने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा गया। भैया उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वह होते तो कभी भी मीठी पर यह जुल्म नहीं होने देते। इतनी ही देर में डॉक्टर आ चुकी थी। कहने लगी कि मीठी को होश आ गया है। वह सबसे पहले किसी रिया से मिलना चाहती है। बस मैं मीठी से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह लड़की मीठी, जिसकी सांस बुरी तरह से फूल रही थी और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वह बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब न जाने क्या होने को है। तो मुझसे बस इतना ही कह गई थी कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। मैंने पूछा कि वो शख्स कौन था जिसने मीठी के साथ ज़्यादती की थी और इतनी कम उम्र में उसे इस हालात तक पहुंचाया। इन सब का जिम्मेदार कौन था? फिर उस हालात में मेरे और मीठी के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे सब समझ में आ रहा था। बचपन से ही मीठी के साथ मेरे घर में जो कुछ होता है, उसके पीछे क्या वजह थी। मैं मीठी को तसल्ली देने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यह बताओ कि तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वे बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। मीठी ने मुझे उस वक्त जो कुछ भी बताया, तो मैं यह सब कुछ सुनकर सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू और मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन हटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। फिर कुछ ही देर में मीठी की आंखें बंद होने लगी थी। वह पूरी तरह से सांस ले रही थी और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गई थी। मैं चीखती चिल्लाती ही रह गई। वहाँ सभी डॉक्टर भागे चले आए थे और मीठी का मुंह एक सफ़ेद कपड़े से बांध दिया गया था। मैंने और ऋतिक ने जैसे तैसे करके मीठी की क्रियाकर्म का बंदोबस्त कराया और जब उसकी माँ को मीठी की मौत का पता चला तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह खबर सुनते ही वह बेचारी भी इस दुनिया से चल गई। ऋतिक और मैंने उन माँ बेटी का क्रियाकर्म किया। मीठी की बातें मुझ पर कयामत ढा रही थी। मैंने ऋतिक को सारी बात डिटेल में बता दी थी। अब वह एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने और ऋतिक ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में खबर सरेआम कर दी कि हमारे शहर में एक 16 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ हम सबको उठानी ही पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ यह जुर्म ना हो सके जो सालों से होते आ रहे हैं। हम इस नौकरानी के गुनाहगार को जल्द ही सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे और उसकी दास्तान हम सरेआम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेज़ी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि भैया घर लौट आए हैं। मगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह अपने दोस्त के जाने का गम लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले भैया के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की कि मैंने आज फिर भैया और भाभी को झगड़ते हुए देखा था। जब मैंने मीडिया का नाम सुन लिया तो भैया ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वह दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे थे। मुझे देखते ही दोनों खामोश हो गए थे और मुझे भैया ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे ही दिन ऋतिक को फ़ोन किया और सबसे पहले मैं अपनी बुआ के घर चली गई थी। वहाँ जाते ही मैंने उनसे मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान हो गए कि आज अचानक से क्यों मिलने आ गई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है
तब बुआ ने मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दी थी और मैंने और ऋतिक के साथ जैसे ही उससे मुलाकात की और मिठी के दोनों जुड़वा बच्चे के बारे में सारी मालूमात ली, जो कि अब उसके पास रह रहे थे क्योंकि वो बांझ थी और उसने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। ऋतिक ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेव कर ली थी और हम दोनों ने उनकी इजाज़त लेकर उन बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहाँ से चल पड़े थे। उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो वहाँ हमने पहले ही मिठी के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की इजाज़त से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए। अब इंतज़ार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिलने का। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल्स पर मिठी और उसकी मां के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी और यह सब देखकर घर में भाभी ने उधम मचा रखा था। भाभी और भैया ने गुस्से में घर के तमाम ही नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे इलाके के पंडित से हुई। उनसे पूछताछ के बाद जो हकीकत हमारे सामने आई, अब सारा सच खुलकर हमारे सामने आ गया था। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स भी आने वाली थी जिसे साबित होने जा रहा था कि वह चारों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। पहले भी मिठी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब भी उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताए कि मैं उस नौकरानी यानी मिठी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मेरे साथ बचपन से ही रह रही थी, मगर उसकी मां की बीमारी की वजह से वो बहुत ही परेशान रहती थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत रहती थी। जब उस बात का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले मिठी की खूबसूरती के पीछे पागल हुए उस आदमी ने मिठी से ज़्यादती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए ज़बरदस्ती मिठी से शादी कर ली। और जब उसने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उसने सारा इल्ज़ाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी नौकर के सर पर कर दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवा कर अपने ही किसी रिश्तेदार को दे दिए थे। और जब फिर से वह लड़की गर्भवती हुई, उस दौरान वह आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और उन सब से बिल्कुल अनजान था। और जब वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर आ चुका था क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अपना सगा भाई था, जो पहले उस बच्ची के साथ गुनाह करता रहा और फिर उन्होंने गुनाह को छुपाने के लिए उससे शादी की। और जब लड़की ने हिम्मत करके उस अमीरजादे के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसने अपने ही घर के नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और बीवी के हाथ धक्के दिलवाकर उस लड़की को घर से निकलवा दिया। मेरे भैया तो गुनहगार थे ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरी भाभी भी बराबर की इस गुनाह में शामिल थी। वह हकीकत बहुत पहले से ही जान गई थी, मगर उसने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस बेचारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि सगी बहन ने खुद अपने भाई के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा हटा दिया और उस नौकरानी मिठी के साथ हुए जुल्म के खिलाफ गवाही दी, जो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फ़ौरन ही मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी भाभी मेरे सामने शर्मिंदगी की वजह से मुझसे आंखें नहीं मिला सकी थी और आज मुझे उस शख्स को भाई कहते हुए भी शर्म आती है, जो घर के सबके सामने तो मिठी को अपनी बहन की तरह बुलाता और प्यार करता था और रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं ऋतिक के साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ चली गई थी। मिठी के साथ हुए जुल्म ने उस बेचारी की तो ज़िंदगी खराब ही कर दी थी। वह तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे भाई भाभी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी तबाह कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।